हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि यहाँ पर सर्विस सेक्टर है। अब इससे रिलेटेड ना बहुत सारा डेटा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपका हेल्थ सेक्टर कितना काम कर रहा है, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी हमने यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया है, कितना परसेंट हमने एजुकेशन में किया है। तो नाउ ऑल दिस इज पार्ट ऑफ आइदर योर यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे और इट इज पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग दिस पार्ट, इसको एक बार समझ लेना एंड देन बाद में ना आपको अच्छे से अपने करंट अफेयर्स नोट्स को रटना होगा। ओके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रटना इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम्स में, तो यू मस्ट नो अबाउट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने देखा कि भाई अब हमारे पास में फिजियोक्रेट्स, मर्केंटाइलिस्ट, ठीक है, इन सब के साथ में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली है कि किस तरीके से हमें जो ट्रेड है गुड्स में उसे बढ़ाना है, किस तरीके से यहाँ पर ये सब हमारा ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स की तरह लेकर जा रहे हैं। अब हमें बात करनी है प्रोडक्शन और ट्रेड की सर्विसेज में। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में जो टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर किसमें आता है, आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मॉडर्न इकोनॉमीज में हम देखेंगे कि काफी सारे सर्विस सेक्टर ने इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करे हैं। अब अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर मैं बात करूं कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ व्हाट इज ऑल दिस ऑल कम्स अंडर सर्विस सेक्टर, राइट। तो एक मेजर शेयर हमारी डेवलप्ड इकोनॉमीज का हमारे पास कहाँ से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन सिस्टम है इसमें इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो गुड्स तो चलती ही चलती है, साथ में सर्विसेज भी चल रही है। और ये हमारी मार्केट इंटीग्रेशन में भी एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। आज के टाइम में जितने भी ई कॉमर्स मार्केट्स हैं, जितना भी ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो आपका अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया मार्ट जैसा या आपका वॉलमार्ट जैसी यहाँ पर वेबसाइट्स भी होती हैं इनकी, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो चल रही हैं, जो हमारी हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, वो सब डेफिनेटली मार्केट्स को इंटीग्रेट कर रही है। और ग्लोबलाइजेशन में एक नया इरा जो है वो भी हमारा कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है। तो ये सब में सर्विस सेक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, इनकम एडिशन हो रहा है, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी जो अच्छी परफॉर्मेंस है सर्विसेज की उसकी वजह से हो रहा है। अब हमने देखा है कि ओवर द टाइम जो सर्विस सेक्टर है वो आपका धीरे धीरे और कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है हमारा, एम्प्लॉयमेंट का भी स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, कॉम्पोजिशन जो वैल्यू एडिट की है वो भी चेंज हो गई है। तो एक लार्ज पार्ट इंडियन इकोनॉमी का आप किसमें देखोगे, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल में, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो हमें सर्विस सेक्टर से मिलता है। तो अब हमारे पास में जो भी सोफिस्टिकेटेड चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं इन द फील्ड ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो हमें कहाँ से मिल रही हैं, वो हमें सिंपल सर्विसेज से मिलती हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स यहाँ पर परस्यू कर रहे हैं। जैसे वेजिटेबल सेलर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, रिक्शा पुलर्स हो गए। करेंटली हमारे पास में जो सेक्टर है ये ओवर 50% वैल्यू एडिशन लेकर आता है। और इसकी जो ग्रोइंग वेट है, इसके बढ़ने के साथ साथ ये देखते हैं कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है हमारे सर्विस सेक्टर में वो स्टिल काफी कम है। तो सर्विस सेक्टर के बारे में अब हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं। तो इकोनॉमी के पास में तीन सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर आपका क्या होता है, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर आपका कौन सा होता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जहाँ पर आ जाती है। और टर्शियरी सेक्टर होता है आपका सर्विस सेक्टर, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि माइनिंग हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग आता है। और थर्ड सेक्टर जो है वो आपका टर्शियरी सेक्टर जिसे हम बोलते हैं वो होता है सर्विस सेक्टर। अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर सर्विस सेक्टर की प्रोडक्शन में क्या होती है कि हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, रेदर हम यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। while I am teaching you, am I creating any kind of product? No. What I am doing, I am creating a digital product. I am creating a service for you guys, जहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप चीजें सीख रहे हो। तो ये एक तरीके की इंटेंजिबल गुड्स है। क्या आप मेरी क्लासेस को टच कर सकते हो, आप अपना फोन का स्क्रीन टच करते हो, मेरी क्लासेस टच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इंटेंजिबल गुड्स है जिसमें कि अटेंशन की जरूरत है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, एडवाइस होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और डिस्कशन हो रहा होता है। तो हम प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं, पोटेंशियल और सस्टेनेबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर
आपका एग्जाम तो एक चीज हो गया, ठीक है, एग्जाम तो हमारा एंड गोल है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपका पोटेंशियल, यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्किल्स ये भी तो बढ़ रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। तो जो प्रोडक्शन होता है इंफॉर्मेशन का वो भी एक सर्विस कहलाता है। हाउएवर कुछ इकोनॉमिस्ट यहाँ पर बोलते हैं कि जो सर्विसेज हैं इंफॉर्मेशन सर्विस से रिलेटेड उनका एक फोर्थ सेक्टर बना दो, जिसे अब हम यहाँ पर क्वार्टरनरी सेक्टर बोलेंगे, जो कि थर्ड सेक्टर के बाद में आता है और फिफ्थ पोजीशन से पहले आता है। तो टर्शरी सेक्टर में हमारे पास में प्रोविजन से सर्विसेज के जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, जैसे अमेजोन हो गया, ठीक है, पेस्ट कंट्रोलिंग हो गया। अब जैसे जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो से आपने खाना ऑर्डर किया, एट द एंड ऑफ द डे तो आपके पास में यहाँ पर एक गुड्स ही आ रही है, खाना जो है कंजम्पशन के लिए आ रहा है, दैट इज टेंजिबल। तो यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल, एंटरटेनमेंट या होटल इंडस्ट्री। अब गुड्स जब ट्रांसफॉर्म होती हैं और हम यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोसेस में, तो फोकस यहाँ पर क्या है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं कस्टमर को, रेदर देन कि हम यहाँ पर फिजिकल गुड्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये बोलते हैं कि देखो जो कॉम्पोजिशन है जीडीपी का, उसमें हमें ये पता चलेगा कि अलग अलग प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स की कितनी सिग्निफिकेंस है। तो जब कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन लेकर आता है नेशनल इनकम में। अब जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगी वैसे वैसे यहाँ पर ये डेवलप्ड हो जाती है और कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर का जो यहाँ पर शेयर था वो इंडियन जीडीपी में कम होता जा रहा था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का भी बढ़ता जा रहा था। और अगर बात करी जाए सर्विस सेक्टर की, वो तो सबसे ज्यादा बढ़ रहा था। तो यहाँ पर यही बात आपसे बोली गई है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अब कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी में हम क्या देखेंगे कि पास्ट फ्यू डिकेड्स में ये देखा गया है कि एक कंसिडरेबल शिफ्ट रहा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स का टर्शरी सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी के। तो टर्शरी सेक्टर अब लार्जेस्ट सेक्टर बन गया इकोनॉमी का और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन गया। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, वेस्ट डिस्पोजल, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, कंसल्टिंग, न्यूज मीडिया, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म, रिटेल सेल्स, फ्रेंचाइजिंग, रियल एस्टेट सेल्स, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन देख लेते हैं सर्विस सेक्टर का। तो ट्रेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट में हमारे पास में ट्रेड भी मिल जाएगा, होटल्स एंड रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्ट हमारा बाय अदर मीन्स, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड बिजनेस में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ओनरशिप हमारे ड्वेलिंग्स की एंड बिजनेस सर्विसेज। कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज में पबेड आपका आ जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, साथ में अदर सर्विसेज। तो नाउ कॉजेस क्या है रैपिड इंक्रीज के टर्शरी सेक्टर में, कि भाई ये जो टर्शरी सेक्टर है ये इतना रैपिडली बढ़ क्यों रहा है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं इनमें एक फिनोमिना देखा गया है, जैसे हमारे इंडिया में भी देखा गया है। अब ना आपने देखा होगा कि मेटा ने एक टीम हायर करी थी और उस टीम में उन्होंने काफी अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड किए थे, राइट। तो उसमें मेजरली लोग कहाँ से थे, वो थे डेवलपिंग इकोनॉमीज से, जैसे चाइना से थे, जापान से थे, है ना, जापान तो चलो डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाता है, अभी तो चाइना भी डेवलप में आने लग गया है, साउथ कोरिया से थे, इंडिया से थे। तो कहीं ना कहीं जो इनकम है वो लोगों की बढ़ जाती है और उनके जो स्पेंडिंग पैटर्न्स है वो भी बदल रहे हैं। तो एक लार्ज पोर्शन उनकी इनकम की जो है वो सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, लेजर एक्टिविटीज में जाती है। अर्बनाइजेशन में हमने देखा कि ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन जो है वो एक हायर डिमांड क्रिएट करती है फॉर सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रिटेलिंग, प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सेट्रा। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो जो राइज हो रहा है आईटी का, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसकी वजह से नई सर्विस इंडस्ट्रीज आपकी क्रिएट हो रही हैं, जैसे आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गए, ई कॉमर्स हो गया। फिर आती है बात ऑटोमेशन की। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा कि वर्कफोर्स जो है प्राइमरी सेक्टर में अब आपकी कम होती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें भी वर्कफोर्स की जरूरत कम है, क्यों है, क्योंकि ऑटोमेशन होने लग गया है। जहां पहले आप एग्जांपल सिंपल से लेते हैं, ट्रैक्टर किस चीज को यहाँ पर आपका रिप्लेस कर रहा है, जो हल चलाया करते थे लोग, है ना, उसमें हमें दो लोग, फिर इसके अलावा यहाँ पर आपके बैल वगैरह जो होते हैं वो सब लग जाते थे। अब उसके बाद में ट्रैक्टर्स आए, ऐसे ही हमने इरिगेशन में चीजें देखी। तो यहाँ पर धीरे धीरे ना ऑटोमेशन जो है वो भी हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको बहुत तरह से चेंज कर रहा है। तो अगर आप नबार्ड के एग्जाम दोगे तो आप अलग अलग तरह की फार्मिंग्स पढ़ोगे,
तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ऑटोमेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए वर्कर्स जो है उनको ट्रांजिशन हो रहा है सर्विस सेक्टर में। फिर आती है ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या करते हैं हम, आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो कंट्रीज हमारी इंडिया जैसी हैं, उनके पास में लेबर कॉस्ट कम है और एक स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि आउटसोर्सिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है और ट्रेड हमारे सर्विसेज में जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्रिएट करता है। फिर आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईसीटी की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसकी बात करने वाले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी जी थे, ठीक है। तो इन्होंने ही यहाँ पर बोला था कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन आएगा और कहीं ना कहीं इंडिया जो है उसका पूरा का पूरा फेस चेंज हो जाएगा। एंड नाउ वी आर सीइंग द सेम थिंग हैपनिंग। तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स यहाँ पर इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने क्या करा, ऐसी पॉलिसीज बनाई कि जो सर्विस सेक्टर है वो ग्रो करे। अब यहाँ पर कुछ हमने मेजर्स लिए, जैसे कि हमने एफडीआई को अट्रैक्ट करा सर्विसेज में, स्किल डेवलपमेंट करवाई हमारी सर्विस रिलेटेड जॉब की। आपने देखा इंडिया में ना एक टाइम पर इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन पर मिनिमम कंस्ट्रेंट्स लगा दिए और जो रेगुलेशन है सर्विस सेक्टर में वो भी रिलैक्सेशन कर दिया गया। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये साथ में मिलकर यहाँ पर रैपिड राइज कर रहे थे टर्शरी सेक्टर का बहुत सारे डेवलपिंग इकोनॉमीज में, और ये एक मेजर ड्राइवर बन गए इकोनॉमिक ग्रोथ का, एम्प्लॉयमेंट का, ओवरऑल डेवलपमेंट का। लेकिन अब ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं सर्विस सेक्टर में। तो ये एक मेजर ग्रोथ इंजन तो बन गया, लेकिन अब इसके खुद के यहाँ पर सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट गैप। अब आप देखते हैं इंडिया में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, बट क्या वो लोग अपने आप को उतना अपग्रेड कर पाए हैं जितना कि यहाँ पर जरूरत है। अब जैसे एआई में इतना सब चीजें चल रही हैं, तो हमारे कुछ ही कॉलेजेस ऐसे हैं, वेरी रेयर, वेरी फ्यू कॉलेजेस आर देयर, जो कि आईटी ऑटोमेशन की स्पेशल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सिलेबस तो हमारे वही पुराने वाले चल रहे हैं कॉलेजेस के। तो एआईसीटीई कर यहाँ पर एक बॉडी होती है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस को आपको बताती है कि भाई क्या रेगुलेशंस हैं, क्या सिलेबस आपको देना है। इनके सिलेबस में भी कोई खास रिफॉर्म्स नहीं आए। तो हमारी जो सर्विस सेक्टर है ये तो रैपिडली ग्रो कर रही है, लेकिन जो स्किल्ड फोर्स है इनकी डेवलपमेंट इतना जल्दी नहीं हो रही। तो शॉर्टेज हो गई है क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की सर्टेन एरिया में, जिसकी वजह से जो सेक्टर का पोटेंशियल है वो भी यहाँ पर हिंडर हो रहा है। फिर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस है, तो इक्विप नहीं कर पा रहे हैं हम ग्रेजुएट्स को जो स्पेसिफिक स्किल सेट्स हमें रिक्वायर्ड है। फिर रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ में कीप अप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूस स्किल डेवलपमेंट हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है सर्विस सेक्टर वर्कर्स की, तो वो भी हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे। फिर आता है कंपटीशन। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इंडिया को भी कंपटीशन अलग कंट्रीज से मिल रहा है जो कि सिमिलरली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और पोटेंशियली लोअर कॉस्ट पर करती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने के लिए मिला, तो न्यू कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर आपके एमर्ज हो रहे हैं। साथ में जो ट्रेडिशनल सर्विस मॉडल्स हैं वो भी डिसरप्ट होने लग गए। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो एक लार्ज पोर्शन जो है हमारी सर्विसेज का वो आपका इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस होते हैं, अनरेगुलेटेड। अभी तो एक नया सेक्टर और खुला है जो है साइबर सिक्योरिटी का, यहाँ पर साइबर स्कैम्स, है ना। हम देखते हैं बहुत सारी कंपनीज खुलती हैं और ये जो कंपनीज है स्पेशली, जैसे अभी नोएडा में ही 3 से 4 ऐसी कंपनीज पकड़ी गई जहाँ पर वर्कफोर्स काम कर रही थी और अच्छे खासे लोगों को ये लोग कॉलेजेस से बेवकूफ बनाकर उठा लाए और उनसे स्कैम्स करवा रहे थे। तो इस तरह से भी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पर टैक्स इवेजन देखा गया, इनफॉर्मल बिजनेसेस जो है वो टैक्स नहीं पे करते हैं, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो गया, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं मिल रही हैं, इनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, अनरिलायबल डेटा है। तो जो ट्रू साइज एंड कंट्रीब्यूशन है इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर का वो अब मेजर करने में मुश्किल आ रही है। इकोनॉमिक प्लानिंग और यहाँ पर जो है वो हमारे लिए भी चैलेंजिंग बन गई है। फिर आते हैं अदर चैलेंजेस। तो सबसे पहले आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुअर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस जो है सर्विस प्रोवाइडर्स की वो कम करते हैं। ओवरली कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस जो है वो इनोवेशन को स्टिफल कर रहे हैं, ग्रोथ को कम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर सर्विस सेक्टर में। लैंग्वेज बैरियर्स देखने के लिए मिले, तो ग्लोबलाइज सर्विस इकोनॉमी जो है इसमें लैंग्वेज स्किल्स हमारी क्रूशियल होती हैं। प्रोफिशिएंसी जो है फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर वो हमारे पास में नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। तो इंडिया में आप देखते हैं कि ज्यादातर स्कूल्स जो एकदम ही यहाँ पर टॉप टियर स्कूल्स हैं, ठीक है, वो लोग तो आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ाते हैं। अदरवाइज मेजरली स्कूल्स का क्या होता है, वो एक लोकल लैंग्वेज पढ़ा देते हैं।
फिर इसके अलावा एक हिंदी और एक इंग्लिश पढ़ा देते हैं। अब फ्रेंच हो गई या फिर आपकी जर्मन हो गई या फिर आपकी जापानीज हो गई, तो यहाँ से अगर डिमांड ज्यादा आ रही है तो हम ऐसी लैंग्वेजेस भी पढ़ें, तो वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा। अब चैलेंजेस का इम्पैक्ट क्या है, तो जो हमारे सर्विस सेक्टर का पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है और इन इश्यूज को हमें एड्रेस करना मेजरली बहुत ही एक मल्टी प्रोग्राम्ड अप्रोच की जरूरत पड़ जाती है, जिसमें कि गवर्नमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट सेक्टर को साथ में आकर काम करना पड़ेगा। अब मेजर्स क्या है फॉर प्रमोशन ऑफ सर्विस सेक्टर, कैसे से बढ़ाएं, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करो, है ना। अभी जैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज की बात करती है, इन्होंने स्वयं प्लेटफॉर्म स्टार्ट तो करा लेकिन उसको अच्छे से अपग्रेड नहीं करा, उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाया। तो अगर हम वो सारी चीजों पर ही फोकस करें, उनको और इम्प्रोवाइज करें, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आए जो स्पेसिफिक नीड सर्विस सेक्टर की केटर करती हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर आए, अप्रेंटिसशिप लेकर आए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज लेकर आए, साथ में हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करें। जैसे मैंने बोला कि सिलेबस ही चेंज नहीं हो रहा, तो हमें अपने ग्रेजुएट्स को इक्विप करना है कि भाई क्या क्या नेसेसरी स्किल्स हैं, फोकस करना है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी पर। इसके अलावा हमें कल्चर लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रमोट करना, ताकि हम इवॉल्व करें सर्विस सेक्टर को। तो ऑफर करेंगे कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। दूसरा फिर आता है बूस्टिंग इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। नाउ आर&डी में इंडिया जो है वो 1% से भी कम इन्वेस्ट करता है मेजोरिटी टाइम में, वो हमें नहीं करना है, हमें रेदर ज्यादा आर&डी डालनी होगी सर्विस सेक्टर में, ताकि इनोवेशन आए और डेवलपमेंट हो न्यू सर्विस ऑफरिंग्स की। ठीक है, इसमें हम टैक्स ब्रेक्स या ग्रांट्स भी दे सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हमें रेगुलेशंस को और जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस है इन्हें इजियर बनाना होगा ताकि बिजनेसेस ऑपरेट करें सर्विस सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इन्वेस्ट करेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी और एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे सर्विस प्रोवाइडर्स की। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ यहाँ पर एनकरेज करेंगे, तो एफडीआई जो है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी है ताकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें सर्विस सेक्टर में और एक्सेस प्रोवाइड करें न्यू टेक्नोलॉजीज की, एक्सपर्टीज एंड कैपिटल। फिर आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो यहाँ पर हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना है जिसमें स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स और रेगुलेशंस जो हैं वो ग्रोथ को हमारे सर्विस सेक्टर की इंसेंटिवाइज करेंगी। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है हमें स्टार्टअप्स के लिए, तो फाइनेंशियल और रेगुलेटरी सपोर्ट देना पड़ेगा हमें स्टार्टअप्स का सर्विस सेक्टर में, ताकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आए। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर चैलेंजेस जो हैं उन्हें भी हमें एड्रेस करना होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो इनफॉर्मल बिजनेसेस हैं उनको बोलना है कि भाई रजिस्टर करो। तो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स इस तरह की आई हैं, जैसे कि आपकी एएसएलआई स्कीम आई है, तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई फॉर्मल इकोनॉमी के साथ में आप ऑपरेट करो और इसमें सिंप्लीफाई करना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑफर करने हैं टैक्स ब्रेक्स। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, तो हमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे हेल्थ केयर, पेंशन, ये सब प्रोवाइड करने हैं हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स को, ताकि ट्रांजिशन हो पाए फॉर्मल सेक्टर में। एडिशनल मेजर्स, तो फोकस करेंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की तरफ, सर्विस प्रोवाइडर्स को एनकरेज करेंगे कि हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यहाँ पर वो लोग प्रोवाइड करें, ताकि हम रेपुटेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं इंडियन सर्विस सेक्टर की ग्लोबली। साथ में हमें नेगोशिएट करनी है ट्रेड एग्रीमेंट्स और प्रमोट करेंगे फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज, ताकि ओपन अप हो न्यू मार्केट्स फॉर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे मेजर्स को, पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, एक एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे जो कि फॉस्टर करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया, एंड इससे इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, हायर प्रोडक्टिविटी आएगी और एक मोर डाइवर्सिफाइड एंड रेजिलिएंट इकोनॉमी हमारे पास बनकर आएगी। ठीक है, एंड इसी के साथ में जो सर्विस सेक्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमने यहाँ पर काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो आप लोग इसके साथ में अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखना, जिससे कि आप इसको मर्ज कर पढ़ पाओ और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आता है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।